So, hello students, good afternoon. My name is Riya Puneta. I hope you all are doing well. In today's session, we're going to talk about few NCLEX based question. So, let's start from the very first question. Our first question is, which of the following set of condition is an indication that a client with a history of left-sided heart failure is developing pulmonary edema? Okay, so क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी कंडीशन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है उसकी किस चीज़ की हिस्ट्री है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है और वो पल्मोनरी एडिमा को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है उसकी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है और वो पल्मोनरी एडिमा को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा पहला ऑप्शन है डिस्टेंडेड जुगुलार वेन एंड विजिंग, ऑप्शन बी है डिपेंडेंट एडिमा एंड एनोरेक्सिया, ऑप्शन सी है कोर्स क्रैकल एंड टेकीकार्डिया, ऑप्शन डी है हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की और राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए, बट हमारा राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो हमारा ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है। ठीक है, सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, जो जुगुलार वेन होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है डिस्टेंडेड जुगुलार वेन एंड वीजिंग, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो कि पल्मोनरी एडिमा को डेवलप कर रहा है, वो किस चीज़ से पता चल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट साइड हार्ट फेलियर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी डिपेंडेंट एडिमा एंड एनोरेक्सिया, इट इज़ ऑल्सो टेलिंग अबाउट द राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ऑप्शन सी है कोर्स क्रैकल एंड टेकीकार्डिया। देखिए, अगर हम बात करें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा लंग्स के थ्रू हमारा प्योरीफाई हो करके हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, बट इसमें हो क्या रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है। तो हमारा जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, हमारा ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा किसमें, लंग्स में। लंग्स में बैक फ्लो होने की वजह से क्या होगा, हमारा लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा। लंग्स में प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारा फ्लूइड शिफ्ट हुआ था वो हमारा लंग्स में हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से जो हमारी वहाँ पर साउंड सुनाई देती है वो हमारी कोर्स क्रैकल साउंड सुनाई देगी और टैकीकार्डिया पेशेंट को फील होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, दिस इज नॉट द राइट आंसर, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी भी कोई भी हम एमसीक्यू करते हैं तो सबसे पहले हमें की पॉइंट्स को नोट कर लेना है, हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में पूछ रहा था पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में, उसके इंडिकेशन सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड नर्स प्लेस अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर है वो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में उसको रखेगी अगर वो पेशेंट किस चीज़ का है, सस्पेक्टेड हार्ट फेलियर का है, मतलब कि हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। तो मेन गोल हमारा इसमें कौन सी पोजीशन को प्रोवाइड करना होगा। ऑप्शन ए है सेमी सिटिंग, जिसको हम लो फॉलर भी कहते हैं। लो फॉलर हमारी 15 to 30 डिग्री की जो पोजीशन होती है। ऑप्शन सी हमारा आता है सिटिंग ऑलमोस्ट अपराइट, जिसको हम हाई फॉलर पोजीशन कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा है lying on the back with the head lowered, जिसको हम ट्रेडलेनबर्ग कहते हैं। एंड ऑप्शन बी दैट इज lying on the right side, जिसको हम सिम्स पोजीशन कहते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो जो हमारी ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन होती है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि हमारा क्या होता है, ऑलरेडी हमें हमारा गोल इसमें क्या है, हार्ट का फेलियर हुआ है, मतलब कि सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हार्ट फेलियर हुआ है, तो हमारा मेन गोल होता है कि कार्डियक वर्कलोड को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, अब ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे तो वर्कलोड और बढ़ेगा, कार्डियक वर्कलोड विल इंक्रीज। ओके, सो ऑप्शन डी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन सी में है ऑल सिटिंग ऑलमोस्ट अपराइट, जिसको हम हाई फॉलर पोजीशन कहते हैं। जो हमारी हाई फॉलर पोजीशन होती है वो 80 to 90 डिग्री की पोजीशन होती है। हाँ, एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, नोट डाउन करनी है, अपने पॉइंट्स अपनी बुक्स में लिख लीजिए आप लोग, कि जो हमारी हाई फॉलर पोजीशन होती है उसी पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को राइस ट्यूब क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पेशेंट को अपराइट ऑलमोस्ट अपराइट लिटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वीनस रिटर्न जो होगा हार्ट का वो कम होगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। सो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी की बात करें तो लाइंग ऑन द राइट साइड सिम्स पोजीशन, इट इज़ नॉट गिवन टू द पेशेंट्स। ओके, सिम्स पोजीशन हम एनिमल इंसर्शन के टाइम पे देते हैं।
एंड ऑप्शन ए दैट इज सेमी सिटिंग, जिसको हम लो फॉलो पोजीशन कहते हैं। लो फॉलो पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, सीवियरिटी से प्रिवेंट करना है, और हार्ट फेलियर का सस्पेक्टेड है तो आवर मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी सी, दैट इज सिटिंग ऑलमोस्ट अपराइट हाई फॉलो पोजीशन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, द मेजर गोल ऑफ थेरेपी फॉर अ क्लाइंट विद अ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा शुड बी 2। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि मेजर गोल ऑफ थेरेपी क्या होगा उस क्लाइंट में जिससे क्या हुआ है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी है हमारा इंप्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑप्शन सी है डिक्रीज पेरिफेरल एडिमा, एंड ऑप्शन डी है इनहेंस द कंफर्ट, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता सिर्फ हार्ट फेलियर के बारे में तो हमारा मेन गोल क्या होता, हमें क्या करना होता, सिर्फ कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करना होता। बट इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें पूछा गया है अलॉन्ग विथ पल्मोनरी एडिमा भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन हमेशा गोल क्या रहता है, उसको रेस्पिरेशन एयरवे को मेंटेन करना, ठीक है। अगर हम बात करें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की तो ये हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है, इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी स्टेटस। हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करना, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो चुका है, इसमें पेशेंट को हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा के बारे में पूछा है तो इमीडिएट मैनेजमेंट में हमारा क्या होगा, वी हैव टू एड्रेस द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो कि किस वजह से हो रहा है, फ्लूइड बिल्डअप की वजह से हो रहा है, किसमें, लंग्स में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पल्मोनरी एडिमा। तो हमारा ए ना होकर के आंसर बी होगा, क्योंकि एयरवे मैनेजमेंट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ाना जो है वो हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। एंड ऑप्शन सी डिक्रीज पेरिफेरल एडिमा, ये भी हमारा सेकेंडरी मैनेजमेंट है। डी इनहांस कंफर्ट विल बी द सेकेंडरी मैनेजमेंट, और मेन गोल विल बी टू इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी स्टेटस। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। कोई भी डाउट आप लोग को होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज रिटर्न टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट फॉर दिस क्लाइंट। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, मेडिकल सर्जिकल यूनिट में आया है पेशेंट हमारे किसके बाद, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट क्लाइंट का क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए है मॉनिटर द लेबोरेटरी वैल्यूज, ऑप्शन बी है ऑब्जर्व द न्यूरोलॉजी फंक्शंस एवरी 15 मिनट्स, ऑप्शन सी है ऑब्जर्व द पंक्चर साइट पर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, एंड ऑप्शन डी है मॉनिटर स्किन वार्म टर्गर। देखिए इसमें मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पूछा है, ठीक है। ये नहीं कि आप बाद में क्या करेंगे, इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद वो हमारा क्या होगा। तो मेन चीज़ हमारा क्या है, मॉनिटर द लेबोरेटरी वैल्यूज़। अब जैसे पेशेंट हमारे पास मेडिकल सर्जिकल यूनिट में आएगा तो हम उसको लेबोरेटरी तुरंत वैल्यूज़ तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन डी पूछ रहा है मॉनिटर द स्किन वार्म टर्गर, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, बात कर मैनेजमेंट है, तुरंत इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है ऑब्जर्व द न्यूरोलॉजी फंक्शंस एवरी 15 मिनट्स, दिस विल ऑल्सो be the later management of the cardiac catheterization after coming to the surgical unit, and option C observe the puncture site for swelling and bleeding। अगर पेशेंट हमारे पास कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद मेडिकल सर्जिकल यूनिट में आया है तो हमारा मेन गोल, सबसे पहला जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि हमें क्या करना है, जहाँ पर पंक्चर साइट है वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है वेदर द स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इज प्रेजेंट और नॉट। इन केस हमें वहाँ पर ब्लीडिंग दिख रही है वी हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, ओके। So our option C will be the right answer. So let's move on to the last question, that is फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर हम बात करें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का तो उसका रिस्क फैक्टर इसमें क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, इसमें हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी में। सपोज पेशेंट हार्ट ईयर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, बर्न का है, तो उसकी बॉडी से क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। फ्लूइड जो भी है उसकी बॉडी में वो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, टैकीकार्डिया एंड ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। सो देखिए इसमें पूछा है रिस्क फैक्टर क्या होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का, तो ऑप्शन डी है वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन जो है वो हमारा किस में देखने को मिलता है, इनिशियल फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमारा क्या देखने को मिलता है, वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेप्टिक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफिलेक्टिक शॉक में देखने को मिलता है, ठीक है, ना कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में।
ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए है हैमरेज। हैमरेज हमारा रिस्पेक्टिव है किसका, हाइपोवॉलेमिक शॉक का। देखिए हैमरेज होगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, हाइपोवॉलेमिया देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो ऐसे ही मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।